नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। हमारी जो इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चल रही है, संविधान की विशेषताएं जो टॉपिक चल रहा है उसको लेकर के, और लास्ट क्लास के अंदर आपको याद होगा कि मैंने आपके सामने बताया था कि संविधान, भारत का संविधान की जो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता मैंने आपको डिस्कस की थी, जो थी विश्व का सबसे विस्तृत संविधान। पहली विशेषता बताई थी मैंने आपको, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान। दोस्तों, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान की बात करें हम लोग, तो कल मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई थी कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधान क्यों हैं, विभिन्न देशों से तुलना करके बताई थी। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों हो गया, क्या कारण था, वो सारी बातें मैंने आपको कल डिस्कस की थी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दूसरी विशेषता पर, और दूसरी विशेषता है लिखित एवं औपचारिक संविधान। लिखित एवं औपचारिक संविधान। लिखित एवं औपचारिक संविधान। दोस्तों, कल मैंने कुछ हद तक ये बात की थी कि विश्व का पहला लिखित संविधान जो है अमेरिका के संविधान को माना जाता है। कल मैंने इस पे भी चर्चा की थी। लेकिन सबसे पहले संविधान या संविधान के शासन या संविधानवाद की जो संकल्पना है वो सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी। कहाँ पर आई थी? ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटेन में आपको याद होगा कि गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई 1688-89 में, जो गौरवपूर्ण क्रांति मानी जाती है, उस गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ पर पूरी तरह संसदीय शासन व्यवस्था को अपना लिया गया था ब्रिटेन के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर जो एक पूरी तरह राजाशाही हुआ करती थी, राजाशाही या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हुआ करती थी, उसको 1215 में ब्रिटिश जनता की मांग पर, ब्रिटिश जनता की डिमांड पर, वहाँ की जो राजाशाही थी, वहाँ की जो शासन व्यवस्था का केंद्र था, राजा महाराजाओं का जो शासन हुआ करता था, यह हम बात करें कि वहाँ की जो कुलीन तंत्र या राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो चल रही थी, वहाँ पर जनता को अधिकार दे दिए गए, और उस कुलीन तंत्र या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अधिकारों को सीमित कर दिया गया और जनता को अधिकार ज़्यादा दे दिए गए थे, जिसको महान घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, 1215 का। तो ब्रिटेन के अंदर ये महान घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा आया था। तो यहीं से एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से संविधान एवं संविधानवाद की संकल्पना स्टार्ट होती है। लेकिन ब्रिटेन में इतने समय पहले ही लोकतंत्र की बात होने लगी थी, संविधान की बात होने लगी, संविधानवाद की बात होने लगी। लेकिन आज तक भी हकीकत बात यह है कि ब्रिटेन का संविधान जो है दोस्तों, वो लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं माना जाता उसको। हम लोग ब्रिटेन के संविधान को आज भी हम अलिखित एवं अनौपचारिक संविधान मानते हैं, अनौपचारिक संविधान मानते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों? और जबकि विश्व का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो माना जाता है, पहला लिखित एवं औपचारिक संविधान, विश्व का पहला लिखित एवं औपचारिक संविधान जिसको माना जाता है वो है यूएसए का संविधान, अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। दोस्तों, ये जो संविधान है, पहला लिखित एवं औपचारिक संविधान यूएसए का माना जाता है। अलिखित या अनौपचारिक संविधान की बात करें तो ये किसका है? ब्रिटेन का माना जाता है। साथियों, एक बात समझ में नहीं आती है हम लोगों को कि पहला संविधान किसको मानेंगे, किसको माने पहला संविधान? अगर औपचारिक और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रॉपर तरीके से जो संविधान निर्मित हुआ वो तो यूएसए में ही है। पहला संविधान जो है यूएसए के संविधान को ही माना जाएगा। लेकिन
अनौपचारिक संविधान के रूप में जो परंपराओं, मान्यताओं और एक आपसी विश्वास के आधार पर संविधानवाद की स्थापना जो हुई थी, संविधान और संविधानवाद की स्थापना हुई थी, वो सबसे पहले हुई थी ब्रिटेन के अंदर। तो दोस्तों दोनों को ही ध्यान में रखना है। हालांकि क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि विश्व का पहला संविधान कौन सा है, तो विश्व का पहला संविधान यहाँ पर ये तय है, इसमें इनडायरेक्ट रूप से छुपा हुआ है कि वो औपचारिक संविधान की बात कर रहे हैं, औपचारिक रूप से निर्मित संविधान की बात कर रहे हैं, तो वो यूएसए का संविधान ही माना जाएगा। लेकिन अगर ब्रिटेन के बारे में स्पेशली पूछेंगे तो आप लोगों से ये पूछेंगे कि विश्व का पहला अनौपचारिक या अनरिटन संविधान कौन से देश का है, तो फिर कौन सा आएगा? ब्रिटेन का संविधान सबसे पहला संविधान माना जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कि औपचारिक या लिखित संविधान में और अनौपचारिक और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। दोस्तों ऐसा संविधान जिसका निर्माण जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से या जनता के रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं, चाहे नॉमिनेटेड हो, चाहे इलेक्टेड हो, चाहे डायरेक्ट रूप से इलेक्टेड हो, चाहे इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टेड हो, किसी भी तरीके से या जनता की ओर से किन्हीं लोगों को मनोनीत किया गया है या नामांकित किया गया है, उन लोगों के समूह द्वारा जिनको मिला करके एक संविधान सभा का निर्माण किया जाता है और संविधान सभा को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त की जाए या वैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का समूह जो कि स्पेशली संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा के रूप में औपचारिक रूप से वैधानिक मान्यता प्राप्त करते हुए एक समूह के रूप में एकत्रित हुए हैं और मिलकर के एक औपचारिक प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही उन्होंने संविधान का निर्माण किया है और निर्माण करके उसको पास करवाया है सबसे, और पास करवा करके पूरी संविधान सभा ने पास करके और फिर उसको एक निश्चित डेट पर औपचारिक तरीके से जो है वैधानिक तरीके से उसको लागू करवाया है। तो ऐसा संविधान जो होता है जो औपचारिक रूप से संविधान सभा के द्वारा या संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसको वैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाता है, वह औपचारिक संविधान कहलाता है। और उसको लिखित में है तो उसको लिखित में यानी औपचारिक लिखित संविधान उसको माना जाता है। तो ब्रिटेन में 7 अनुच्छेद वाला जो संविधान जो 1787 में लिखा गया था, अंगीकृत हुआ, तैयार हुआ और 89 में लागू किया गया था, 89 में 1789 में, वो संविधान विश्व का पहला औपचारिक और लिखित संविधान माना जाता है, क्योंकि वो औपचारिक रूप से एक संविधान सभा का गठन करके और संविधान सभा के द्वारा उसका निर्माण किया गया, वैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए, कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए, निश्चित एक कानूनी मान्यता या वैधानिकता दिलवाते हुए उसको फिर प्रॉपर तरीके से लागू किया गया, औपचारिक तरीके से लागू किया गया। इसलिए अमेरिका के संविधान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? औपचारिक एवं लिखित संविधान मानते हैं। ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान जो है, ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान या अनौपचारिक संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ब्रिटेन के संविधान पूरा बलबली चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात सही है कि ये प्रथाओं के आधार पर चल रहा है, ये बात सही है कि ये प्रथाओं के आधार पर चल रहा है और प्रथाओं के साथ साथ ये जो है विभिन्न मान्यताओं और संसदीय अधिनियमों के अनुसार चलता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वहाँ संसदीय कानून, संसदीय अधिनियम एवं संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। संसदीय कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि संसदीय कानून का मतलब क्या है और संवैधानिक कानून का मतलब क्या है। मतलब जिसका संविधान में उल्लेख है वो या संविधान के द्वारा जो प्रदत्त है वो संवैधानिक हो गया, और जो संसद द्वारा बनाया गया है, संसद द्वारा लागू किया गया है, संसद के माध्यम से निर्मित किया गया है, वो क्या है? संसदीय कानून हो गया। दोस्तों ब्रिटेन के अंदर किसी भी प्रकार का संविधान निर्माण करने के लिए कोई संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई लिखित संविधान तैयार नहीं हुआ। जैसे अमेरिका में 7 अनुच्छेदों का एक संविधान बनाया गया, भारत के अंदर 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर आपको पता है
कि 395 अनुच्छेदों का एक संविधान तैयार किया गया। इस तरह से कोई संविधान सभा का गठन ब्रिटेन में नहीं हुआ और ना ही किसी तरह का कोई रिटर्न में या निश्चित अनुच्छेदों की संख्या दे करके कि ये संविधान है ब्रिटेन का, ऐसा संविधान तैयार नहीं हुआ। ब्रिटेन के अंदर सीधे सत्ता हस्तांतरित हुई, राजाशाही से वो लोकतंत्र में संसद को पावर दे दी गई और संसद ने जो भी पारित कर दिया वो अपने आप में ही संविधान है। तो साधारण कानून में यानी संसदीय कानून में और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता। वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर संसदीय कानून कहो चाहे संवैधानिक कानून कहो एक ही बात है। हमारे यहाँ आपने और इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को समझाने के लिए। हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो कानून हैं बहुत सारे संसद बनाती है, लेकिन संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, संसदीय मान्यता प्राप्त होती है। संसद के द्वारा उनको औपचारिक मान्यता, औपचारिक जो कानूनी वैधता है वो प्राप्त हो जाती है। अब बात ये आती है दोस्तों कि सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारे देश में जो संविधान में संशोधन है उसकी शक्ति अभी संसद को दे रखी है। तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्तियां हैं, जो दो शक्तियां हैं, दो पावर 368 के तहत दी गई हैं, वो 368 में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में दी गई हैं और एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ में भी बहुत सारे परिवर्तन संविधान में हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से जनरली किसी संसदीय कानून को पारित करने के संबंध में होते हैं। तो हमारे देश के अंदर, हमारे संविधान के अंदर संसदीय कानून में और संवैधानिक कानून में दोनों में अंतर किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि NHRC एक संस्था है। NHRC एक संस्था है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संस्था है जिसका निर्माण मानव अधिकार अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया है। तो मानव अधिकार अधिनियम के आधार पे ये मानव अधिकार अधिनियम जो है पारित किसने किया है दोस्तों? संसद ने किया है, संसदीय मान्यता प्राप्त है। इसलिए ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है एक संसदीय क्या है, संसदीय अधिनियम से बनी हुई संस्था है। इसलिए इसको स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और वहीं UPSC की बात करें, CAG की बात करें तो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। क्या है? संवैधानिक संस्थाएं, क्योंकि संविधान में ही इनका उल्लेख दे रखा सीधे। इनको संसद ने नहीं बनाया है, इनको संविधान के माध्यम से निर्मित किया गया है, संविधान में ही उल्लेख है। हालांकि अब इन संस्थाओं में कोई चेंज करना है किसी तरह का तो संविधान ने जो व्यवस्था दे रखी है उस व्यवस्था के तहत ही संसद उनमें चेंज कर सकती है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि संसदीय कानून और संवैधानिक कानून में अलग अलग मतलब एक डिफरेंस होता है, अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, अलग अलग मान्यताएं होती है, वैधानिकता का पुट अलग अलग होता है। लेकिन जहाँ लिखित अलिखित या अनौपचारिक की बात है वहाँ पर संसदीय कानून में और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता। ब्रिटेन के अंदर सामान्य कानून कहो चाहे संसदीय कानून कहो चाहे उसको आप संवैधानिक कानून कहो, एक ही बात है। लेकिन भारत के संबंध में, अमेरिका के संबंध में संसदीय कानून और संवैधानिक कानून दोनों में अंतर होता है। संसदीय व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था में अंतर होता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि लिखित एवं औपचारिक संविधान, लिखित एवं औपचारिक संविधान मतलब भारत का संविधान ब्रिटेन की तरह अलिखित नहीं है। ब्रिटेन की तरह वहाँ संसदीय कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होना, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर किसके जैसा मामला है? यहाँ हमारे यहाँ USA के जैसी व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो संविधान है वो लिखित में है, औपचारिक रूप से संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि लिखित और औपचारिक संविधान से क्या तात्पर्य होता है। मैं समझता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों तीसरी विशेषता पे आते हैं। संवैधानिक विशेषताओं में तीसरी विशेषता पे हम लोग चर्चा करते हैं। वो तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है कठोरता एवं लचीलेपन का
कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण। दोस्तों, कठोरता से क्या तात्पर्य है? कठोर होने से क्या मतलब है? कठोरता क्या होती है और लचीलापन क्या होता है? दोस्तों, ब्रिटेन का संविधान, हम कोई भी चीज़ को समझने के लिए आइडियल फॉर्म में दो संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पे ही हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की व्यवस्था और अमेरिका की व्यवस्था, इन दोनों व्यवस्थाओं के आधार पे ही हम लोग अन्य देशों की व्यवस्थाओं का कंपैरिजन करते हैं, हमारे देश की व्यवस्थाओं का कंपैरिजन करते हैं। क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आइडियल रूप या संघात्मक व्यवस्था का आइडियल रूप जो माना जाता है वो यूएसए के संविधान को माना जाता है, यूएसए की व्यवस्था को माना जाता है। और वहीं जो संसदीय शासन व्यवस्था का और एकात्मक व्यवस्था का जो आइडियल स्वरूप माना जाता है वो किसको माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। तो दोस्तों, अधिकांश देशों के संबंध में हम लोग रेफरेंस में जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, विभिन्न देशों के रेफरेंस में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हमको हमारे देश के संविधान की स्थिति ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने बार बार जो है कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। और अमेरिका और ब्रिटेन के संबंध में इसलिए ज़्यादा क्योंकि दोनों ही व्यवस्था, दोनों जो विचारधाराएं हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लोकतंत्र की, दूसरी संसदीय शासन प्रणाली लोकतंत्र की, इन दोनों के जो आइडियल रूप माने जाते हैं वो अमेरिका और ब्रिटेन को माना जाता है। तो यहाँ पर इनके आधार पर ही हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन का मैंने अभी भी बात बताया कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान है जो कि विचारधारा के आधार पर डेवलप हुआ या प्रथाओं के, मान्यताओं के आधार पर डेवलप हुआ, विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से वो संविधान बनता है। या हम कहें संसदीय कानून जो संसद द्वारा एक सामान्य बहुमत से, सामान्य मेजोरिटी से जो बहुमत से पारित कर दिए जाते हैं, वो भी अपने आप में संवैधानिक कानून हो जाते हैं, संविधान बन जाते हैं। वो ही अपने आप में संविधान होता है। संसदीय कानून में और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता। ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जस्ट आपको बताई है दोस्तों। तो ब्रिटेन के संविधान अलिखित है, जो भी मान्यता है, परंपरा है, उसमें बहुत आसानी से परिवर्तन हो जाता है। संसद एक सिंपल मेजोरिटी से सिंपल उपस्थित सदस्यों के कुल बहुमत का 50% से एक ज़्यादा उपस्थित सदस्यों का, उपस्थित सदस्यों का मतलब संसद में उपस्थित सदस्यों का पूर्ण बहुमत, %50 प्लस 1, मतलब उपस्थित सदस्यों का 50% से एक ज़्यादा बहुमत से अगर किसी बात को पारित कर दिया जाता है तो वो कानून चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वो परंपरा, वो मान्यता चेंज हो जाती है ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन की संसद जो है इतनी पावरफुल होती है। आपको एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि ब्रिटेन की संसद आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। मतलब ब्रिटेन की संसद दुनिया की सबसे पावरफुल संसद में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, ब्रिटेन की संसद साधारण बहुमत से पूरे की पूरे ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को बदल सकती है। ब्रिटेन की संसद सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से पूरे के पूरे ब्रिटेन के संविधान को बदल सकती है। ब्रिटेन की संसद ब्रिटेन के पूरे संविधान में, शासन व्यवस्था में या अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में, किसी भी जगह कहीं पे भी कोई भी एक सिंपल मेजोरिटी से एक विधेयक पारित करेगी, उससे पूरे संविधान को, व्यवस्था को, मौलिक अधिकारों को, शासन व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को, सबको परिवर्तित कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ब्रिटेन में बहुत आसानी से जब सिंपल मेजोरिटी से ही संविधान में चेंज कर दिया जाता है, वहाँ संवैधानिक कानून में और संसदीय कानून में कोई अंतर ही नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये माना जाता है कि विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान है। विश्व का सबसे लचीला संविधान सिंपल मेजोरिटी से उपस्थित सदस्यों का, सदन के उपस्थित, संसद के उपस्थित सदस्यों का 50% से एक ज़्यादा बहुमत से अगर विधेयक को पारित कर दिया तो संविधान में भी चेंज हो जाता है। जबकि
आपको पता है भारत जैसे संविधान में, भारत में क्या स्थिति है? भारत के अंदर आपको पता है कि संविधान में संशोधन करना है तो 368 के तहत 2 प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, स्पेशल प्रोसीजर अपनाया जाता है। उसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद में करता हूँ। उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि ब्रिटेन के संविधान में साधारण मेजोरिटी से चेंज हो जाता है। वहीं दूसरी बात करें हम यूएसए के संविधान की, यूएसए के संविधान में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे कैसे चेंज होता है यूएसए का संविधान। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूएसए के संविधान में 1789 में यूएसए का संविधान लागू हुआ। यूएसए का संविधान 1789 में लागू हुआ था, 1789 में लागू हुआ था। और अब तक केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी तक कितने हुए हैं? 27 हुए हैं। यानी आज की स्थिति बात करें तो आज तक की स्थिति में यहाँ 27 संविधान संशोधन हुए हैं 1789 में। उनमें से भी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसके अंदर भी जो संविधान संशोधन हुए हैं, इन संविधान संशोधनों में भी उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये देखिए आप कि पहले 10 संविधान संशोधन 1 से लेकर 10 तक के जो संविधान संशोधन थे वो तो 1791 में ही हो गए थे। 1791 में ही हो गए थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं 1791 में पहले 10 संविधान संशोधनों के माध्यम से अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए थे। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। तो एक बात ध्यान रखने की यह है कि अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। अमेरिका ने पहले 10 संविधान संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान दिया था। अब आप सोचिए कि 1791 से लेकर के आज तक की बात हम करें तो आज तक की बात करें तो 1791 से लेकर के अब तक केवल 17 ही संविधान संशोधन हुए, 10 तो पहले ही हो गए। तो ओवरऑल 27 संविधान संशोधन हुए। हमारा देश आज़ाद कब हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, संविधान लागू हुआ 50 में, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। और आज अगर हम 2022-23 के आसपास की बात करें तो 2022-23 में अभी तक, कल मैंने 104 संविधान संशोधन बताए थे, अब इसमें मैं संशोधन कर रहा हूँ 105 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं। संविधान संशोधन के बारे में अलग से भी मैं बात करूँगा, इसलिए स्पेशली उस पर अपन डिटेल से बात कर लेंगे। तो 105 संविधान संशोधन अभी तक हो गए हैं। 105 संविधान संशोधन जो हैं यहाँ पर अभी तक भारतीय संविधान में हो गए हैं। भारतीय संविधान में 105 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं। टाइम की तरह हुआ 50 से लेकर के, यानी कि अभी तक हमारे यहाँ 72 सालों के अंदर, कितने 72 सालों के अंदर ही 105 संविधान संशोधन हो गए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक नया संविधान और आ गया हमारे यहाँ पर, नया संविधान और डेवलप कर लिया। पहले के संविधान में काफ़ी कुछ हमने चेंज कर दिया, एक बड़ा चेंज हम कर चुके हैं इस 72 साल के पीरियड में। और अमेरिका के अंदर आप देखिए 1791 से अब तक केवल 17 संविधान संशोधन हुए हैं और टोटल 89 से लेकर अब तक देखें तो 27 संविधान संशोधन हुए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कितनी टफ है, कितनी मुश्किल है। अब आपको 2 बातें समझ में आई। ब्रिटेन के संविधान में बहुत आसान प्रक्रिया है, सिंपल मेजोरिटी से ही, सामान्य बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से ही संविधान में कोई भी चेंज कर सकते, कुछ भी किसी प्रकार का चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर चेंज जो है, चेंज करने की बात करें हम किसी भी तरह की, तो यहाँ पर चेंज करने में बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ा टाइम लगता है, इतना कम संशोधन हुआ है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के संविधान में कैसे संशोधन किया जाता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोस्तों, किसी देश के संविधान को हम कब कठोर कहेंगे, कब लचीला कहेंगे? जब किसी संविधान में
परिवर्तन करने की प्रक्रिया आसान होती है तो उसको हम लचीला कह देते हैं, और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर होती है, मुश्किल होती है, ज़्यादा टिपिकल होती है, तो संविधान को हम कठोर संविधान या अनम्य संविधान भी कहते हैं। दोस्तों, कठोरता लचीलेपन का मतलब यही है कि अगर आप मेरे से कुछ कहें और मैं उस बात को आसानी से मान लूँ तो इसका मतलब मैं बहुत विनम्र हूँ, बड़ा लचीला हूँ। और एक अगर मैं स्ट्रिक्ट बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, आपने कहा सर ऐसा करिए, वैसा करिए, वैसा करिए, और मैंने उसको नहीं माना, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊँगा, ऐसे ही चलता हूँ मैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कठोर हूँ। मैं आसानी से किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं उसको अपने अंदर चेंज नहीं लाता हूँ, तो कठोरता। तो संविधान जो है, जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया मुश्किल होती है उसको कठोर संविधान कहते हैं। जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आसान होती है उसको हम क्या कहेंगे, लचीला संविधान कहेंगे। दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान को हम लचीला ब्रिटेन के संविधान को हम लचीला इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से आसानी से संविधान में संशोधन हो जाता है। लेकिन अमेरिका के संविधान को हम लोग कठोर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से संविधान में संशोधन होता है। मैं यूएसए की व्यवस्था आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि यूएसए के अंदर अगर संविधान में संशोधन करना है तो सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ इनिशिएट करने के लिए राज्यों को अधिकार दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्यों को अधिकार नहीं है। वहाँ संविधान में संशोधन राज्य भी इनिशिएट कर सकते हैं और केंद्र भी इनिशिएट कर सकता है। तो अब केंद्र ने अगर इनिशिएट किया है, केंद्र ने अगर कोई संविधान संशोधन करा है तो संविधान संशोधन को वहाँ विशेष बहुमत से, वहाँ की संसद को हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस के विशेष बहुमत से, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से उसे पारित करना होगा। विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत प्लस 50% से एक ज़्यादा जो बहुमत होता उससे उसे पारित करना होगा। विशेष बहुमत के साथ साथ उसे कम से कम 3/4 राज्यों की विधानसभाओं से, विधानमंडल या विधानसभाओं से क्या करना पड़ेगा, उसे पारित करवाना पड़ेगा, और वो भी विशेष बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा। तब जाकर के वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसे साइन करेगा, तब जाकर के वो संविधान में संशोधन होगा। तो सबसे बड़ी बात देखिए कि पहले तो कांग्रेस का बहुमत, फिर उसके बाद में राज्यों की विधानमंडलों में भी जाकर के विशेष बहुमत लेना पड़ेगा। और अमेरिका में आपको पता है कि 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में से लगभग 38 राज्यों की विधानमंडलों से सहमति लेना जरूरी है, तब जाकर के वो विशेष बहुमत से पारित हुआ माना जाएगा। और विशेष बहुमत से पारित होने के साथ में राज्य विधानमंडलों की सहमति ली जाएगी, वो भी साधारण बहुमत से नहीं, वो भी विशेष बहुमत से ली जाएगी। दोस्तों, राज्यों के विधानमंडल भी इसको इनिशिएट कर सकते हैं। कम से कम 2/3 राज्यों की विधानमंडल अगर किसी संशोधन को पारित करें, इनिशिएशन का प्रस्ताव लाएं, प्रस्ताव को लाने के लिए ही 2/3 राज्य मतलब 34 राज्य, लगभग 34 राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा या विधानमंडलों के द्वारा, वहाँ 50 में से 34 राज्यों की विधानसभा और विधानमंडलों के द्वारा संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया जाए, और फिर वो वहाँ की कांग्रेस के पास जाया जाए और कांग्रेस में उसे विशेष बहुमत से फिर से पारित कर दिया जाए। और पारित करने के पश्चात, विशेष बहुमत से पारित होने के पश्चात वो वापस फिर राज्यों की विधानमंडलों के पास फिर से आएगा, और फिर से आने के बाद कम से कम 50 में से 38 राज्यों की विधानमंडल उसको दोबारा से विशेष बहुमत से पारित करेंगी, तभी जाकर के राष्ट्रपति उसे साइन करेगा, और साइन करने के पश्चात ही जाकर के वो संविधान में संशोधन हो पाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि राज्य भी इनिशिएट कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर राज्य भी जो हैं वो इनिशिएट कर सकते हैं, किसी भी विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 2/3 विधानमंडल प्रस्ताव को पारित करें। फिर कांग्रेस प्रस्ताव पर सहमति देगी, कांग्रेस विशेष बहुमत से पारित करेगी, फिर वापस राज्यों के पास आएगा और राज्यों के 3/4 बहुमत से वो राज्य विधानमंडलों के 3/4 बहुमत से, अर्थात 50 में से लगभग मान लीजिए 38
जो विधानमंडल हैं उनसे वो पारित होगा, तभी जाकर के राष्ट्रपति के साइन होंगे और साइन होने के बाद में फिर वो क्या होगा, संविधान में संशोधन के रूप में होगा। तो ये इतनी मुश्किल प्रक्रिया यहाँ पर अपना रखी है। यही कारण है कि अमेरिका के अंदर 1789 के बाद से लेकर के अब तक केवल और केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं। केंद्र में अलग गवर्नमेंट पार्टी की हो सकती है, राज्यों में गवर्नमेंट अलग हो सकती है, अलग पार्टियों की हो सकती है। तो वहाँ राज्यों को विशेष अधिकार बहुत ज़्यादा है अमेरिका के अंदर। तो राज्यों से पारित करवाना बहुत मुश्किल काम होता है, टिपिकल काम होता है, आसान काम नहीं होता है किसी भी संशोधन को। यही कारण है कि अमेरिका के अंदर जो राज्य हैं उनकी स्थिति उनके लिए विशेष अधिकार बहुत ज़्यादा है, उनकी स्थितियाँ ज़्यादा मजबूत है, राज्यों को अधिकार ज़्यादा दे रखे हैं हमारे इंडिया की तुलना में। मैं कंपेरिजन करूँगा थोड़ी देर बाद में, जो टॉपिक आएगा वहाँ पे फेडरल संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था वाला जब टॉपिक डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर इसके बारे में भी सारी बातें डिटेल से बताऊँगा कि भारत में राज्यों की और संघ की क्या स्थिति है और अमेरिका में संघ और राज्य की क्या स्थिति है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको ये बताया था कि अमेरिका का संविधान कठोर इसलिए है क्योंकि अमेरिका के संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, इसलिए अमेरिका के संविधान को कठोर है। और ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से ही संविधान में क्या किसी भी चीज़ में कहीं भी कोई भी संशोधन किया जा सकता है। तो अब दो अतिवादी छोर हो गए, अतिवादी रास्ते हो गए दो, एक अत्यधिक कठोरता और एक अत्यधिक लचीलापन। और आपको पता है कि भारत ना तो अतिवादी ज़्यादा हो सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला भी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग वैसे भी मध्यम मार्गी लोग हैं, हम लोग महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली वाले लोग हैं, हम लोग महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाने वाले लोग हैं, हम लोग शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा भौतिकतावाद की ओर और ना ही पूरी तरह अध्यात्मवाद की ओर, सन्यासी जीवन की ओर, हम लोग मध्यम मार्ग पर चलने की बात करते हैं। हम लोग प्रतीत समुत्पाद जैसे कॉन्सेप्ट यानी दर्शनों पर चलने वाले लोग हैं। हमारी जो संस्कृति है वो मध्यम मार्गी संस्कृति है। तो हमने ना तो बहुत ज़्यादा कठोरता को अपनाया संविधान में, ना ही बहुत ज़्यादा लचीलेपन को अपनाया। हमारे संविधान वेत्ताओं ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि समय के साथ में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा, समय निकलता जाएगा, वैसे वैसे देश में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई विचारधाराएँ, नई नई संकट, नई नई परिस्थितियाँ, नई नई आवश्यकताएँ आएंगी। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विकासात्मक क्रम में ये संविधान जो है कहीं रोड़ा ना बन जाए, ये बीच में रुकावट ना बन जाए, ये संविधान भारत के और भारतीय लोगों के विकास की जो स्पीड है उसको ब्रेक ना लगा दे, उसको आगे बढ़ने में रोके नहीं। इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन करने की सामान्य प्रक्रिया भी अपना रखी है और जटिल प्रक्रिया भी अपना रखी है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है या सीटों की संख्या में परिवर्तन करना है, तो ये सब चीज़ें सामान्य मेजोरिटी से हो जाती है, सिंपल मेजोरिटी से। जैसे संसदीय कानून पारित होता है उपस्थित सदस्यों के बहुमत के द्वारा ही पारित कर दिया जाता है। तो एक सामान्य मेजोरिटी भी हमने अपना रखी है और वहीं हम लोगों ने संविधान का कोई दुरुपयोग ना कर सके, अपनी मनमर्जी से उससे तोड़ मरोड़ ना कर सके, संविधान को एक साइड में रख कर के वो अपने अनुसार ही परमानेंट कोई तानाशाही सत्ता स्थापित नहीं कर सके, संविधान के मूलभूत ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसलिए हमारे संविधान में संशोधन करने की एक स्पेशल प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया भी दे रखी है, यानी कठोर प्रक्रिया दे रखी है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में है। और 368 के तहत आपको पता होगा दोस्तों कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो दोनों सदनों की, लोकसभा प्लस राज्यसभा, अलग अलग, दोनों का अलग अलग, दोनों के विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, दोनों सदनों के अलग अलग। हम कहें लोकसभा के, तो लोकसभा के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित सदस्य का मतलब क्या हुआ?
माना कि 545 सदस्य संख्या है, लेकिन उस समय 500 ही उपस्थित है, तो 500 सदस्यों का तो क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत, प्लस वो 2/3 बहुमत इतना हो कि वो कुल सदस्य संख्या का, सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से एक ज्यादा हो। मतलब जैसे हमने कहा कि 545 कुल सदस्य संख्या है, तो 545 का 50% से एक ज्यादा आंकड़ा होना चाहिए, प्लस 545 में से उस समय माना कि 500 सदस्य ही उपस्थित हैं, 500 सदस्य ही उपस्थित है, तो इन 500 सदस्यों का 2/3 बहुमत, और ये 2/3 का आंकड़ा कितना होना चाहिए कि कम से कम कुल सदस्य संख्या के 50% से एक ज्यादा हो, कुल सदस्य संख्या के 50% से एक ज्यादा हो। तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत कुल सदस्यों के 50% से एक ज्यादा बहुमत से अगर ये पारित अलग अलग सदनों ने, दोनों सदन अलग अलग, लोकसभा ने पारित किया इस तरह से, उसी तरह से राज्यसभा ने पारित कर दिया, तब जाकर के वो संविधान में संशोधन माना जाएगा। राष्ट्रपति साइन करेगा तब संशोधन होगा। इससे भी जटिल प्रक्रिया है। इससे भी जटिल प्रक्रिया क्या है दोस्तों कि विशेष बहुमत से तो पारित होगा ही होगा, लोकसभा राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से और कुल सदस्यों का 50% से ज़्यादा से ये पारित होना जरूरी है। ये तो पारित होगा ही होगा, साथ में कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं से सहमति लेना जरूरी है। 50% या 50% से अधिक, 50% या 50% से अधिक जो विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानमंडल है, विधानसभाएं हैं, उनसे सहमति लेना जरूरी होगा। अगर राज्य विधानसभाएं या विधानमंडल सिंपल मेजोरिटी से भी उसे पारित कर देती हैं, तब जाकर के राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, राष्ट्रपति के पास साइन के लिए वो विधेयक जाएगा, यानी संविधान में संशोधन। ये और मुश्किल प्रक्रिया, जो अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, लगभग वैसा ही कॉन्सेप्ट हमने अपनाने की कोशिश, जो सबसे मुश्किल प्रक्रिया है उसके अंदर अपनाने की कोशिश की है। तो 368 के तहत हमारे यहाँ संविधान संशोधन की स्पेशल प्रक्रिया, जो मुश्किल प्रक्रिया है, उसको भी अपनाया गया है। और छोटे मोटे जो बहुत सिंपल सी कानूनों में संशोधन करना है, तो हम लोग सिंपल मेजोरिटी से, जो ब्रिटेन में जैसे एक सिंपल मेजोरिटी से संविधान में कोई भी संशोधन हो जाता है, ऐसे ही कुछ मामलों में राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्र अधिकार में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन वगैरह, ये जो है इनके बारे में राज्यसभा का गठन या राज्यों की विधान परिषद का गठन करना है, समापन करना है, ये सब चीज़ सिंपल मेजोरिटी से ही संसद के अधिनियम द्वारा पारित किए जा सकते हैं। तो हम लोगों ने संविधान को ना तो बहुत ज़्यादा कठोर बनाया, ना बहुत ज़्यादा लचीला बनाया। हमने हमारे संविधान को आवश्यकता के अनुसार लचीला भी बनाया और आवश्यकता के अनुसार कठोर भी बनाया है। मतलब हमारे संविधान, हम इसके लिए मैं समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो महात्मा बुद्ध के दर्शन से संबंधित है। वो है, बीणा के तारों को इतना भी मत कसिए कि बीणा बजने से पहले टूट जाए, और बीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़िए, लूज मत छोड़िए, जिससे कि बीणा बजे ही नहीं। तो हम लोगों ने बीच का रास्ता अपनाया, जो मानव कल्याण का रास्ता है, जो तरक्की का, विकास का रास्ता है, उस रास्ते को अपनाया हमने। किसी सिद्धांत की अतिवादिता से हमने बचने की कोशिश की है। इसलिए भारतीय संविधान किसका, कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है। ना हम अमेरिका के संविधान की तरह पूरी तरह कठोर हैं, ना ही हम ब्रिटेन के संविधान की तरह पूरी तरह लचीले हैं। हम कैसे हैं, दोनों का मिश्रण है। हम कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है। मैं समझता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण कैसे है। मैं समझता हूँ दोस्तों, आपको ये पॉइंट अगर समझ में आया है तो आपको एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई होगी कि लचीलापन और कठोरता का क्या मतलब होता है। अब आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। मैंने आपको ब्रिटेन और अमेरिका के रेफरेंस में सारी चीज़ों को बिल्कुल एक्सप्लेन करके प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें बताई हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग इनको पढ़ेंगे, पढ़ करके आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आगे इसकी चर्चा जहाँ जहाँ आएगी और भी बहुत सारी चीज़ें वो क्लियर होती जाएंगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट विशेषता पढ़ेंगे संविधान के विभिन्न स्रोत
उन स्रोतों की बात करेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।